आज हमारा टॉपिक रहेगा एनाटॉमी पीवाईक्यूज कर रहे हैं यूनिट 6 से। यूनिट 6 में जो हमारा पेपर 2 है उसके अंतर्गत एनाटॉमी है, जिसमें हम पार्ट 6 पर आगे धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को हमने डेप्थ में एनालाइज किया है। आज हम थोड़ा सा एडवांस जो अभी वर्तमान में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उन लेवल की बात करेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में थोरेसिक वर्टिब्रा कितने होते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हमें पता है सर, सबसे पहले क्या होता है, सर्वाइकल सी से 7, फिर थोरेसिक होता है टी से 12, 12 में से 7 के अगली संख्या 5 होगी जो कि लंबर होता है। फिर सैक्रम होता है, सैक्रम एस जैसा दिखता है, मतलब 5 जैसा दिखता है तो 5 होंगे। फिर कोक्सिस होता है, हर चीज 5 नहीं 4। ये संख्या होती है किसमें, बच्चों में ये देखने को मिलती है। इनको टोटल मिलाकर के कितना बनता है, इनको टोटल मिलाकर के 33, यानी टोटल वर्टिब्रा जो होती है 33 होती है, परंतु थोरेसिक कितनी होती है 12। इस प्रश्न का उत्तर तो हमारा एक ही झटके में आ गया, बेसिक सा उत्तर था। ठीक है, थोरेसिक की वर्टिब्रा है जो सबसे ज्यादा होती है और इनका अरेंजमेंट भी पता लग गया, सीक्वेंस में क्या होगा। अब हमारी ये तो होगी सिर्फ वर्टिब्रा। इन वर्टिब्रा से नर्व्स भी निकलती है, नर्व्स नर्व्स। तो नर्व होती है दो टाइप की, एक होती है क्रैनियल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्रैनियल, एक होती है स्पाइनल, स्पाइनल नर्व। क्रैनियल नर्व कितनी होती है 12, स्पाइनल नर्व कितनी होती है 2 और 1 3। ठीक है, और एक को एज इट इज एक, अब पीछे आ जाएगा एक, 31 पेयर होती है, याद रखना पेयर। अब कोई कोई विद्यार्थी ये पूछता है सर कि ये लेफ्ट से निकलेगी या राइट से। जब पेयर कह दिया इसका मतलब ये दोनों साइडों से निकल रही है, लेफ्ट से भी राइट से भी, दोनों साइड से एग्जैक्टली सेम निकल रही है। ठीक है, इसको चीज को ध्यान रखें गीता मिश्रा मैम। क्रैनियल 12 पेयर लेफ्ट राइट दोनों से, स्पाइनल नर्व जो है वो भी लेफ्ट राइट दोनों साइड से निकल रही है, सारिका रजनीत ओशो में। क्लियर है, ओके सर। तो अब अपने से प्रश्न बना कि सर 33 ये क्या हुई, चाइल्ड में हुई। वर्टिब्रास किसमें, ये चाइल्ड में है 33। बड़ों में कितनी हो जाती है ये, बड़ों में हमें जानते हैं कि हड्डियां सर 206 होती है, जिसमें से ये धीरे धीरे बहुत सारी हड्डियां मिलकर के एक हो जाती होती है, जिसमें से स्पाइनल नर्व है ये 5 बच्चों, स्पाइनल वर्टिब्रा बच्चों में 5 होती है, बड़ों में कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। सेम ऐसी कोक्सिस जो है वो छोटे बच्चों में 4 होती है अलग अलग, और बड़ों में धीरे धीरे ये 1 हो जाती है। तो इस प्रकार से बड़ों में कितनी हो जाती है, टोटल 26 वर्टिब्रा रहती है अडल्ट में। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियरली पूछा जाएगा, 26 अडल्ट में रहती होती है। ओके सर, डन है। अब दूसरा क्वेश्चन कि सर नर्व कितनी होती है। नर्व चाहे छोटा बच्चा है, चाहे हम बड़े हैं या बूढ़े हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट है या रोगी है या नहीं है, सभी में नर्व्स की संख्या सेम रहेगी, वो नहीं बदलेगी। स्पाइनल नर्व 31 पेयर होगी। अब 31 पेयर कैसे होगी, 33 वर्टिब्रा है उनके बीच से निकलती होती है। तो सर्वाइकल जो है वहां से C8 निकलती होती है, याद रखें सर्वाइकल में एक ज्यादा है, पहला है, पहले में 7 तो है ही है वर्टिब्रा, उसमें एक और जोड़ दिया 8 नर्व होगी, ये हम नर्व पढ़ रहे हैं स्पाइनल नर्व। थोरेसिक 12 है, 12 के बीच में से दोनों साइड लेफ्ट राइट में एक एक निकलती है, 12 और 8 20 हो गई। लंबर में भी 5 होती है, सैक्रम में भी 5 निकलती है। ऐसा मत कहना कि नर्व सर बड़ों में कम निकलेगी, नर्व सेम रहेगी। न्यूरॉन्स सर पैदा नहीं होते अलग से, ठीक है, जो न्यूरॉन सेल होती है वो अलग से नहीं बनती है शरीर में, ठीक है, उतनी रहेगी, और फ्यूज भी नहीं होती, यानी खत्म भी नहीं हो जाती है। ओके, 5 और 5 10 और 20 30 होगी। एक जो होती है हमारी जो लास्ट पार्ट है कोक्सिस, यहां से एक निकलती होती है। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी माननीय गोगावट सर, टोटल नर्व कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल नर्व की संख्या कितनी हो जाएगी सर 31 पेयर। आशा करता हूं समझ गए होंगे, 31 पेयर। सर इन नर्व्स का कोई नाम है क्या, स्पाइनल नर्व का कोई भी नाम नहीं है। जैसे मुझे मान लो ये थोरेसिक की 12वीं नर्व का पता लगाना है, तो मैं इसको क्या कहूंगा T12 नर्व, ठीक है, यानी थोरेसिक की 12वीं नर्व। लंबर की मुझे दूसरी नर्व के बारे में पता लगाना है, तो उसको क्या बोलूंगा L2, L2 नर्व का नाम ही L2 है, और वर्टिब्रा को भी हम L2 के नाम से ही जानेंगे। ठीक है, ये इनके नाम हो गए हमारे वर्टिब्रास के, C7 12 5 5 और 4, ये तो होगी हमारी वर्टिब्रा बच्चों में, एक एक एसेक्रम एक कोक्सिस एक, ये होगी अडल्ट्स में। और नर्व की बात करें 8 12 5 5 1, यानी 31 पेयर जो है नर्व हो जाते हैं स्पाइनल नर्व। और क्रैनियल नर्व के नाम अलग अलग है, उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब इसमें क्रैनियल नर्व में बात करूं, 8वीं नर्व कौन सी होती है, क्रैनियल नर्व, दिमाग में 8वीं नर्व जो होती है ब्रेन से निकलने वाली, उस नर्व का क्या नाम है। ओके, नम्रता शाह मैम, जिनको याद किया उनका उत्तर दीजिएगा। 8वीं नर्व है क्रैनियल नर्व, उसका नाम क्या है अपना, ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है। डॉक्टर कमलेश देवी मैम, ऑडिटरी, इस ऑडिटरी का कुछ और भी नाम है, वो इंपॉर्टेंट है, ऑडिटरी, ठीक है, ऑडिटरी हो गया सुनने में है, इसका और दूसरा नाम है वो इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, ये नाम है इसका। तो 12 की 12 नाम का नर्व आपको याद होना चाहिए। तो पहली कुछ नर्व की बात करते हैं,
क्या था? ऊ ऊ ऊ, ऊठ है ना, ऊठ। तो पहली एलपीजी वर्ड याद किया था डॉक्टर गोगावट सर हमने। एल ओल फैक्ट्री, ओल फैक्ट्री, नाक वाली सबसे पहले आ गई। ओ प ऑप्टिक यानी देखने वाली आ गई। ओ क्यूलोमोटर, ओ किलोमीटर मूवमेंट वाली आ गई। टी से चार आता था, 4 नंबर पर ट्रोक्लियर, चार ट्रोक्लियर, चार होगी। पांचवी ट्राइजेमिनल, ठीक है, ऊंट था फागवा का। छठी 6 नंबर पर ए से एब्डुसेंस। सेवंथ था फागवा का FAG, ठीक है, सेवंथ एट्थ और नाइन्थ। अब मुझे बताओ, एट्थ आपने बता दी सर, ऑडिटरी बताई, ए से ऑडिटरी बताई, बट याद रखना ट्रिक में वी नहीं लगा हुआ है, आप लगा लेना ऑडिटरी। ऑडिटरी को छठे नंबर पर भी ए आता है, वहां पर एब्डुसेंस है, ठीक है। ऑडिटरी आठवीं पर हुई, जिसको हम वेस्टिब्यूलो कोक्लियर बोलते हैं, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर बोलते हैं। नौवीं, आप सातवीं का नाम बताइएगा डॉक्टर जे नेमरानी मैम। नौवीं ग्लोसोफेरिंजियल, ग्लोसोफेरिंजियल, ठीक है, नो वाह का, ठीक है, फागवा। वी से क्या होगा सर? वी से हमारा नेक्स्ट फेशियल, बहुत बढ़िया, सेवंथ हो जाएगी फेशियल, फेशियल एरो। और 10वीं कौन सी होगी? 10th वी से वेगस, जो सबसे लार्जेस्ट है सर, जो हमारे पेट तक जाती होती है, लौंग, लौंग के रूप में ना शरीर में जाती होती है, फैलती है लंबे टाइम तक, ठीक। फागवा ए आ गया फिर से, 11 नंबर पर ए आया, और 12 नंबर पर फिर एच, हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल, ठीक है। ये नर्व आ गई अपनी। 11वें नंबर पर डॉक्टर नम्रता शाह मैम, याद है क्या नर्व कौन सी होती है? 11वें नंबर पर नर्व का नाम बताइएगा। 10th नंबर पर अपनी क्या हो गई सर? वेगस नर्व। 11वें नंबर पर चंद्रशेखर जी कक्षा में है या चले गए? ओके, नर्व का नाम बताएंगे। एक्सेसरी, बहुत बढ़िया, एक्सेसरी नर्व हो जाएगी, ACC एक्सेसरी। तो सारी नर्व अपने को याद होगी है, इनको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाती है ये चीजें, एक एक याद करना। आदरणीय अर्पिता गुप्ता मैम, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 12, ठीक है, सिंपल सा उत्तर था, बाकी एक्स्ट्रा बातें हमने कर ली है। कल को अब इससे कोई भी प्रश्न हमसे पूछा जाए, सारे सारे हमें आते होंगे। ओके, नेक्स्ट बात पर चलते हैं आगे। चतुर्थ कपाल स्नायु नर्व, नर्व का नाम पूछा है, तो क्या ये अब हमें पता करने की जरूरत है? सर हमने पहले ही पता कर लिया, क्या? ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर, 4 CH 4 ऐसे आता था ट्रोक्लियर। फिर से याद करवा दूं, इसमें नर्व को अगर हम अच्छे से याद करें, कंठस्थ करें, तो कितनी हो जाएगी सर? ट्रोक्लियर 4 नंबर पर आ गई। तो अब इसमें हमें अच्छे से एक बात याद करनी है कि जो नर्व है, इनके नामकरण हमें याद रखने हैं सर, कहां पर कौन सी नर्व है। ट्रिक क्या बनाई? ऊट था फागवा, फाग वाह, का लगाना लगा लो, नहीं ना लगाओ, ठीक है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ओके। इसमें से कोई भी नर्व का नाम दे सकता है, जैसे ए नाम से 3 नर्व है, ए से 11वीं है एक्सेसरी, 2 1 है, तो 2 से डबल सी आएगा इसमें एक्सेसरी, ऐसे। ए 8वीं है 8 ऑडिटरी, ऑडिटरी। 6 एब्डुसेंस, एब्डुसेंस, ठीक है, ओके। एलपीजी वाली देखते हैं, एलपीजी में क्या था? एलपीसी था, ओल फैक्ट्री, ऑप्टिक दूसरी, ओसी ओक्यूलोमीटर, 4 नंबर से ट्रोक्लियर होगी। हाइपोग्लोसल H 12वीं होगी सर, 12वीं, ठीक है, हाइपोग्लोसल, ओके। एब्ड्यूसेंस 6th होगी। ट्राइजेमिनल 5वीं होगी सर। नर्व, नर्व सारी हमें पता लगी। अब हमें याद करना है इनके बारे में कि सर ये नर्व कौन कौन से नंबर पर क्या क्या है, ठीक है। सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है? सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड, बोथ कह देता हूं, बोथ, ठीक है। सेंसरी कौन कौन सी होगी सर इसमें? सेंसरी, सेंसरी नर्व के बारे में बताएंगे आदरणीय नम्रता शाह मैम। सेंसरी नर्व कहां कहां पर होगी हमारे शरीर में? देखो, सेंसरी नर्व के लिए ट्रिक हमने बनाई हुई थी, सम सेज मनी मैटर्स, ठीक है। इसका मतलब शुरुआत की दोनों क्या है? शुरुआत की दोनों सेंसरी है, पहली और दूसरी सेंसरी नर्व होगी, ठीक है, पहली और दूसरी सेंसरी होगी, मनी मैटर्स। बट माई ब्रदर सेज, ठीक है, यानी मेरा भाई कहता है, सो एस ऑडिटरी, सेंस, कान सुन करके जाएगा, 1 2 8 128 नंबर पर क्या आ गया हमारा? सेंसरी हो गई। समझ में आई बात? ओके, एक बात। अब दूसरी बात पर हम चर्चा करते हैं, ये तो होगी हमारी ऑडिटरी नर्व। इसके अलावा जो मुख्य बात है सर कि मिक्स्ड कौन सी है? मिक्स्ड यानी मोटर, मोटर सॉरी, मोटर, एम से मोटर है, मोटर। मोटर कौन सी है? सम सेज मनी मैटर, मनी मैटर, 3 हो गई, 4 हो गई, ठीक है। और कौन सी होगी सर? 6 11 और 12, ये होगी अपनी मोटर। बोथ की अगर बात करें तो 5
फिफ्थ नर्व अपनी क्या हो जाएगी सर, दोनों के सेंस में होती है। सम सेज मनी मैटर्स, मैनी मैटर्स, ओके, मिक्स्ड के रूप में आ गई, ठीक है, बोथ के रूप में आ गई। तो सेवंथ जो होगी अपनी नर्व हो जाएगी, इसमें कौन कौन से शब्द नहीं आया वो सारी बोथ में आ जाएगी। 7 नहीं आया, 8 आ गया, 9 नहीं आया और 10, ठीक है, ये आपकी नर्व होगी सर। क्लियर है, इसमें कोई शब्दावली दिक्कत तो नहीं है, यहां पर प्लीज कंफर्म कीजिएगा। डन। तो ये आपकी नर्व्स होगी सर, मिक्स नर्व होगी सारी सारी। क्लियर है ना, इनको प्लीज कंठस्थ कर लीजिएगा, ये आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सी बार एग्जामिनर पूछने की कोशिश करता है, आप कंठस्थ कर लेंगे। सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है, मिक्स्ड कौन सी है, और सारी नर्व्स का क्या नाम है। बेसिक क्वेश्चन है। कौन सी है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती होती है, जो दिमाग से निकलती होती है, दिमाग से, ठीक है। और जो स्पाइन से निकलती है वो स्पाइन से निकलती है, उनको स्पाइनल नर्व बोलते हैं। क्रैनियल नर्व वो है जो क्रैनियम पार्ट यानी ब्रेन के आसपास से निकलती होती है, वो वाली। दोनों साइड निकलती है, इसलिए पेयर के रूप में थे, 12 पेयर बोलते हैं, टोटल टोटल 12 पेयर है। ओके, आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा आपके सामने प्रश्न नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ईयर बोन्स, कान की बोन कौन कौन सी है। कान की बोन्स के लिए MIS ये शब्द यूज किया, मिस, मिस से मैलियस होता है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ये 3 वर्ड होते हैं। स्टेप्स आ गया, स्टेप्स बोले तो स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट, ठीक है। इनकस आई, इनकस कहां की है सर, कान के बीच की मिडिल बोन है, ठीक है। और मैलियस सबसे आउटर बोन होती है, मैलियस आउटर बोन होती है, ऐसे करते होते हैं, ठीक है। इलियम की बात करें, इलियम कहां होती है, इलियम बताओ बोन है या किसी और चीज का नाम है। दो शब्द होते हैं, इलियम, EILEUM, EUM, और एक ILIUM, दो शब्द होते हैं। ये दोनों ही राइट वर्ड है। एक तो है DJI, डोडिनम जेजुनम और इलियम, आंत के लिए, ठीक है। एक है HIP, हिप के लिए, हिप, हिप में HI है, तो ILI वाला वर्ड जो है याद रखना, ये इलियम हिप के अंदर है। हिप को बनाने के 3 बोन लगते थे, इस्चियम, प्यूबिस और इलियम, ये 3 बोन मिलकर के हिप बोन बनाती होती है। हिप बोन 2 होती होती है, लेफ्ट हिप और राइट हिप दोनों मिलकर के। इनकस ए और बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ईयरबोन पूछिए, इसके अलावा कल को मेलियस हो सकता है। स्केफोइड की बात करें, स्केफोइड, स्केफोइड बताइए, अब ये स्केफोइड क्या चीज है, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, स्केफोइड, SCPHOID, स्केफोइड, ये एक बोन है सर, कल हमने चर्चा की थी, उनमें से एक बोन है। अब आपको ये बताना है कि स्केफोइड किसके अंतर्गत आती है, कौन से चीज के अंतर्गत आती है स्केफोइड। रिस्ट सुना है आपने वर्ड, रिस्ट, रिस्ट बोन। अब रिस्ट बोन है तो ये डेफिनेटली लॉन्ग है या शॉर्ट है। अब दूसरा नाम और दीजिए इसको, रिस्ट है तो इनका नाम हम क्या कर रहे हैं सर, कार्पल कर रहे हैं, कार्पल्स। ये शॉर्ट है या क्या सर, शॉर्ट बोन है, ओके शॉर्ट बोन होगी। अब कार्पल्स कितने होते हैं सर, कार्पल्स कार चलाते हैं हाथ से, तो हाथों में होते हैं कार्पल्स। टार्सल जो होते हैं टांगों में होते हैं, टे से टांग, टे से टार्सल, ठीक है। स्केफोइड आदि ये मिलकर के कार्पल्स जो होती है, कार्पल्स उनमें आते हैं 8 होते हैं। अब इनके नामकरण आपको याद होने चाहिए अच्छे से, कल को एग्जामिनर कोई भी ऑप्शन देख करके कुछ भी पूछ सकता है आपसे, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है, याद रखेंगे। ओके, तो यहां पर कार्पल्स की बात करते हैं, 8 कार्पल्स की। याद रखने का तरीका सर, याद किया वैसे ट्रिक है, स्काई लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हिम, ठीक है। एस से स्केफोइड हो गया, स्केफोइड। लुक, एल से ल्यूनेट, ल्यूनेट, ठीक है। थोड़े से नाम आपको पता होना चाहिए पहले, तभी आप कोरिलेट कर पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे, कुछ और ही लिख देंगे। टी की जगह, अब टी की जगह कोई ट्राइजेमिनल कर देगा, ट्राइजेमिनल कौन सी हड्डी है बताओ, कोई हड्डी है क्या डॉक्टर मृणालिनी मैम, ट्राइजेमिनल कौन सी हड्डी है सर, ट्राइजेमिनल कोई हड्डी नहीं है, अभी हमने पढ़ा, नर्व है, कहां पर, क्रैनियल में पाई जा रही है, कौन से नंबर की, 5वें नर्व की। तो इस टी से ट्राइजेमिनल तो नहीं होगा, क्वेश्चन में अगर आया होगा तो डेफिनेटली आप क्या करते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो ट्राइक्वेट्रल है ये, ट्राइक्वेट्रल, ट्राइक्वेट्रल। पी से क्या आएगा, पीसी फोरम, पीसी फोरम। फिर टी आया ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। फिर टी आया ट्रेपेजोइड, ट्रेपेजोइड। फिर सी आया सर कैपिटेट, कैपिटेट। और एच हिम, हिम से हेमेट, ठीक है, यानी हेमेट, ओके। ऐसे आपको बोन्स को याद रख लेना है, ट्रिक याद करनी है तो कर लीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है। और ये दोनों हाथों में होती है, 8 एक हाथ में, 8 दूसरे हाथ में, 16 टोटल कार्पल्स होती है, 16 कार्पल्स होती है टोटल, ठीक है, 16 कार्पल्स होती है, याद रखेंगे सर।
ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों अपने इस प्रश्न में राइट हो जाएंगे। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ओके, ये सारी की सारी हड्डियां ये ऑप्शन में दी गई हैं, इनमें से एक्सियल की कौन सी हड्डियां ये बताइए, ऑप्शन चूज करिए। एक्सियल के लिए कौन से सिस्टम हड्डियां लगेंगी इसमें, एक्सियल के लिए लगाना है तो आपको। आयुषी मैम क्लास में है क्या, कल गड़बड़ कर रहे थे आप? एक्सियल के लिए कौन सी हड्डियां इनमें से? ओके, एक्सियल की बात करते हैं। स्टेप्स कान में है, एक्सियल है। इनकस कान में है, एक्सियल है। ठीक है, अर्पिता गुप्ता मैम, सागर नवरंग जी, ठीक है, आप भी आ गए। आयुषी मैम, आपकी जगह आज इन्होंने ले लिया दोनों ने। इलियम किस में है, हिप में। हिप बताओ मुझे किसका काम कर रही है, एक्सेल का काम कर रही है किसका? हिप सर एक्सेल में नहीं अपेंडिकुलर में आए थे, और एक्चुअल में किस में आए थे? पेल्विक गर्डल में आए थे, पेल्विक गर्डल यानी टांगों का साथ दे रहे हैं, ये टांगों का गर्डल, टांगों का साथ दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि है जुड़े हुए हमारे एक्सिस से, बट ये टांगों का साथ दे रहे हैं, यानी उसका गर्डल बना रहे हैं। अपेंडिकुलर के हिस्से में आ गए, अपेंडिकुलर में काउंट करते हैं, मैं याद रखना है, ठीक है, पेल्विक गर्डल में। ठीक है, ओके। और पेक्टोरल गर्ड में कौन सा आता है सर? हमारा पेक्टोरल गर्ड में स्कैपुला, नोट स्कैफोइड, स्कैफोइड यहां पर आ गया हाथ में, स्कैपुला और क्लेविकल, दो दो चार जो होते हैं पेक्टोरल में होते हैं, पेल्विक में दो ही होती है, हिप बोन। ठीक है, स्केफोइड कहां पर आ गया? स्केफोइड भी अपेंडिकुलर में आ गया, अपेंडिकुलर, यानी सी और डी तो है हमारे, ए और बी है एक्सियल और सी और डी है अपेंडिकुलर। अगर हमें दोनों में से एक में बांटना है, क्योंकि अपेंडिकुलर में 126 करते हैं, एक्सियल में 80 करते हैं, तो 126 करने के लिए अपेंडिकुलर में हिप को काउंट करना पड़ेगा हमें। क्लियर है डॉक्टर गोगावट सर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होने वाला है? ओके, डन सर। आगे चलते हैं इसी प्रश्न पर, नेक्स्ट। हाइपोथैलेमस सर किस भाग में है, ब्रेन के कौन से भाग में है हाइपोथैलेमस? ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही, इसके बारे में आप उत्तर देंगे। हाइपोथैलेमस से रिलेटेड बात पूछी गई है, ब्रेन के किस भाग में? ओके, देखो ब्रेन के तीन भाग हम करते होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पीछे वाला दिमाग और बीच का दिमाग, ऐसे तीन करते होते हैं। फोर ब्रेन होता है अग्र मस्तिष्क। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सैरी ब्रम आता है इसमें, सैरी बेलम आएगा क्या? ठीक है, सेरिब्रम और सेरिबेलम। सर सेरिबेलम कौन सा? छोटा दिमाग, छोटा दिमाग जब एक बार है ना मूवी होती है, उसमें वो कहते हैं ना पीछे वाले दिमाग पर मत मार, छोटा दिमाग होता है वहां पर, तो छोटा दिमाग पीछे होता है, इसका मतलब सेरिबेलम नहीं आना चाहिए, बैक का है। ठीक है, सेरिबेलम बैक का है। ओके, तो क्या आएगा सर? सेरिब्रम आया, और साथ में क्या आएगा? हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपो थैलेमस। ठीक है, ये आया अग्र मस्तिष्क में। ओके, अब मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में क्या होता है? सेरिब्रल पेडिकल्स, सेरिब्रम पेडुकल्स, पेडुकल्स, ठीक है, और कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, क्वाड्रीजेमिना, ये दो होते हैं। हिंद ब्रेन की बात करें तो हिंद ब्रेन पीछे वाला दिमाग, उसमें आता है आपका पीछे की चीजें, सैरी बेलम, मेडुला ओब्लागांटा एंड पोन्स, ये आती है पीछे वाले दिमाग में, पश्चिम मस्तिष्क में। कल को पूछा जाए तो ध्यान रखें। ब्रेन स्टेम में क्या आता है? ये मस्तिष्क वाहिनी, STEIN, देखो ऊपर स्पेलिंग कर दी, इंग्लिश में STEM करा, ऊपर STEM करना था इनको, गलती हो गई इनकी। ठीक है, सैरी। अब प्रश्न देखो क्या हुआ, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम की बात करें, ब्रेन स्टेम, ब्रेन की जड़, जड़ में क्या आया सर? नीचे से शुरू हुए मेडुला, मेडुला के ऊपर पोन्स, पोन्स के ऊपर जो आपका मिड ब्रेन है वो आ जाता है, सेरिब्रल, जो ब्रेन का मिड पार्ट है, पोन्स और मेडुला, ये तीनों शब्द मिलकर के जो है ब्रेन स्टेम बनाते हैं, यानी ब्रेन की जड़ बनाते होते हैं। ऐसे ये याद रखना। थोड़ा सा पिक्टोरियल व्यू ले लेते हैं, हल्का सा आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले इस प्रकार से नीचे से होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा उभार होता है ऊपर, इस प्रकार से। ठीक है, तो नीचे नीचे जो है आपकी मेडुला है, मेड्यूला, ऊपर पोन्स होते होते पोन्स। ठीक है, इसके ऊपर आपका यहां पर एक पार्ट रखा रहता है, जिसको आप क्या नाम देते हैं? मिड ब्रेन का नाम देते हैं, मिड ब्रेन। इस मिड ब्रेन के पीछे दो डॉट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे लेफ्ट राइट में दोनों साइड में, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना कहते हैं, मिड ब्रेन के अंदर ही है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, क्वाड्री, QUADRI, क्वाड्रीजेमिना। ठीक है, ओके, ये होता है। और इसी में जो होता है सेरिब्रल पेंडुकल्स होते थे, पेंडुकल्स,
PENDU पेडुकल्स। आपको अगर स्पेलिंग यहां पर ना समझ में आए तो कृपया आप पीडीएफ जो है ओरिजिनल जो कोर्स में आपको दी गई यूनिट 6 में ब्रेन वाला पार्ट में वहां पर जाकर क्लिक कृपया सोमाली सैन में वहां पर आप स्पेलिंग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मिड ब्रेन आया, इसको कवर करने के लिए अब ये देखो जड़ बन गई, ब्रेन की जड़ बनी, एक तो मेडुला आया, ठीक है, एक आपका पोन्स आया, एक मिड ब्रेन आया, तीनों ने जड़ बनाई, तो इनको हमने बोला 1 2 और 3 को क्या बोला, ब्रेन स्टेम, स्टेम STEM स्टेम, ठीक है। अब ये जाकर के क्या बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके बड़ा दिमाग, बड़ा हिस्सा बन जाता है दिमाग का, ठीक है। ये होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है। ओके, सेरिब्रम बन गया। सेरिब्रम के साथ में मिड ब्रेन के दोनों ओर छोटा छोटा डॉट्स लगे होते हैं, दोनों साइड, परली साइड भी इस साइड भी है, ये होता है आपका थैलेमस, ठीक है। और आगे एक थोड़ा सा हिस्सा रहता होता है यहां पर, इस जगह पर हल्का सा मिड ब्रेन के जस्ट नीचे ये डॉट बना रहा हूं, ये होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे कौन अटैच रहता होता है, मटर के दाने के समान एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड का क्या नाम है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी रहती होती है, हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे रहती होती है, ठीक है। थैलेमस भी नीचे आ गई, ओके। अब इसमें एक होता है पीछे की साइड में दिमाग, यहां पर ये वाला दिमाग, ठीक है, इसको बोलते हैं सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है, पीछे का दिमाग, पश्चिम मस्तिष्क बोल देते हैं, ठीक है। डन है, आशा करता हूं क्लियर हो गया। और सेरिबेलम के साथ साथ में पोन्स और मेडुला, एक दो पोन्स मेडुला प्लस में सेरिबेलम को मिलाकर के आपका पश्चिम मस्तिष्क, हिंद ब्रेन बनता था, हिंद ब्रेन बनता है। थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा, अगर आपने पहले से देख रखा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक होता है जस्ट पीछे, थैलेमस के जस्ट पीछे ऊपर वाली साइड में पीनियल ग्लैंड होते हैं, पीनियल, ठीक है, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड हमारे स्लीप वेव साइकिल को कंट्रोल करती होती है, ओके। अब आते वापस, तो हमारा पूछा गया हाइपोथैलेमस ब्रेन के किस भाग में, किस भाग में आएगा हाइपोथैलेमस, सर अग्र मस्तिष्क में आएगा, अग्र मस्तिष्क में। अब हाइपोथैलेमस का काम क्या है, काम क्या है सर, एक होता है थैलेमस, थैलेमस, थैलेमस का काम है रिले स्टेशन, एक वर्ड होता है इसके लिए रिले स्टेशन, मतलब इसके पास इंफॉर्मेशन आती है और इसको फिर ये पुनः प्रसारित करता है, रिले स्टेशन के रूप में जाना जाता है। और अग्र मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस ये टेम्परेचर को नियंत्रित करता होता है, इसी के अंदर कौन है, सर्कैडियन क्लॉक अवस्थित है, सर्कैडियन क्लॉक, ठीक है, सर्कैडियन क्लॉक है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और हमारे शरीर में सर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उसको भी कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, हार्मोन सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज इज, ठीक है, पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज की अल्फा सेल, बहुत बार हमने ये क्वेश्चन रिपीट कर लिया, बहुत ज्यादा बार आ गया, इन शॉर्ट में इसको करने की कवर कोशिश करूंगा। अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल, चार होती है, AG बिड्स 4 पेन, ठीक है। सो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एफ सेल से, सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल से, डी इंसुलिन जो है, इंसुलिन बीटा से, इंसुलिन निकलता है, अल्फा से ग्लूकेगोन, अल्फा सेल से क्या निकला, अल्फा से ग्लूकेगोन निकला, ठीक है। अब इनके फंक्शन आपको नोट होने चाहिए, ग्लूकेगोन का क्या फंक्शन होता है, ग्लूकागोन यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज को फॉर्म करना, ठीक है, किससे करता है, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ओके। और ग्लूकोज कहां पर मिलाएगा, ये ब्लड में मिलाएगा, यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो ग्लूकेगोन जो है ब्लड ग्लूकोज अप करता है, या और सिंपल भाषा में कहें कि ग्लूकेगोन वो हार्मोन है जो हमें डायबिटीज करेगा, डायबिटीज करेगा, करेगा, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। इंसुलिन आया, इंसुलिन उल्टा है, वो क्या करता है, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन बनाता है, ग्लाइकोजन, यानी ब्लड ग्लूकोज को, ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है, डाउन करता है, यानी कि मेरी डायबिटीज को ठीक करता है। इसलिए हम इंजेक्शन लेंगे वो ग्लूकेगोन का नहीं, इंसुलिन का लेंगे, अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है, ये बात अपनी क्लियर है। और ये जो सेल्स है ये ग्रुप किस में आती है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में आती होती है, ठीक है। ये एंडोक्राइन फंक्शन है इसका, एक्सोक्राइन फंक्शन किससे होता है, एसिनाई सेल्स से, ग्रुप ऑफ एसिनाई सेल्स के थ्रू अपना एक्सोक्राइन फंक्शन होता है पेनक्रियाज का, ठीक है जी। दूसरा बात, थायरोक्सिन, थायराइड से निकलने वाले हार्मोन T3 T4, T3 T4 थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलते होते हैं,
अगर ज्यादा हो गए तो क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। अगर कम हुए तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, थायरॉयडिज्म हो जाएगा। अब एक होती है ग्रेव डिजीज, ग्रेव ग्रेव डिजीज बताओ किससे होती है, हाइपर में होती है, हाइपो में होती है? ग्रेव डिजीज कब होती है रुचि त्रिपाठी मैम? ग्रेव डिजीज होती कब है, ग्रेव्स, हाइपर में या हाइपो में? जे रेबरानी मैम शब्द यूज करिएगा प्रॉपर। हाइपरथायरॉयडिज्म जब हो जाता है तो उसका रिजल्ट होता है ग्रेव डिजीज, ठीक है? हाइपर में ग्रेव होती है हाइपर में, ठीक है? हाइपर में ग्रेव डिजीज होती है, हाइपो में नहीं होती। हाइपो में क्या होगी, मिक्सीडीमा या आपको क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म किसमें होता है, बच्चों में। बच्चों में जन्म के समय अगर थायराइड ग्लैंड कम एक्टिव होती है तो उसमें जड़ मानवता, बुद्धिमत्ता कम हो जाती होती है, ऐसे कहते होते हैं ना, माइंड कम काम करेगा। और मिक्सीडीमा सर औरतों में है ना, ठीक है, फीमेल्स में देखने को मिलती है, पीरियड साइकिल आदि इंबैलेंस हो जाते थे उस टाइम देखने को मिलती होती है। क्लियर है सर? हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है कि हाइपो कम काम करना थायराइड का, हाइपर का मतलब ज्यादा काम करना थायराइड का, ठीक है? हैशीमोटो बोल देते हैं हाइपो में। ओके, अब सर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन सर एपिनेफ्रिन हार्मोन को बोलते थे, एपिनेफ्रिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन एक हार्मोन भी है, एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर भी है। न्यूरोट्रांसमीटर ये कहां से होता है, न्यूरॉन से रिलीज होता है। हार्मोन के रूप में एड्रेनलिन ग्लैंड से रिलीज होता है। एड्रेनल के किस पार्ट से, मेडुला पार्ट से, मेडुला, मेडुला पार्ट से। और क्या रिलीज होता है, नोर एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन। साथ में डोपामिन भी होता है, ठीक है? डोपामिन ब्रेन से भी होता है, यानी डोपामिन भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है। ब्रेन से भी मिल जाएगा आपको बुक्स में लिखा हुआ, और साथ में आपको जो है हार्मोन्स के अंदर भी मिलेगा डोपामिन। तो ये तीनों के तीनों हार्मोन्स का एक नाम देते होते हैं, मेडुला से निकले, मध्य भाग से निकले, कैटेकोलामिन। ये क्या करते हैं, आपका बीपी अप करते हैं, कैटाकोलामिन्स, ठीक है? एपिनेफ्रिन आदि आते हैं तो आपके क्रिटिकल कंडीशन में आते होते हैं जब आपको बचना है हार्मोन्स बीपी आदि ऊपर करके। डन है? ओके सर, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, अल्फा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास, ठीक है? अल्फा सेल, इसका उत्तर क्या होगा, इंसुलिन, ठीक है? ओके, अब डॉक्टर आयुषी मैम क्लास में है क्या? डॉक्टर आयुषी मैम प्रश्न ठीक हो गया क्या अपना, आगे चलें क्या? आयुषी, डॉक्टर आयुषी मैम लगता है आज आए नहीं है। जे ने रानी मैम कोई दिक्कत प्रश्न में? ठीक है, तो इंसुलिन तो सर अभी हमने बताया, अभी इंसुलिन क्या किया, इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज होता है सर। ये अल्फा से पूछा गया आपसे, तो अल्फा से पूछा गया है तो ग्लूकागॉन होगा ना, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 होगा, एक नहीं होगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर होगा। क्लियर है? अलर्ट रहिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ में। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ओके क्लियर, आगे चले। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, बहुत ही सिस्टमेटिक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है? हार्ट को डिस्कस करें हम फिर से एक बार। तो देखो प्रश्न पूछा, न्यून ऑक्सीजन युक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी। आर्टरी की परिभाषा करते हुए बहुत सारे बार आप ऐसा पढ़े होंगे, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर आर्टरी बोले तो A1 खून, A1, ठीक है? A1 का मतलब शुद्ध होता है, नॉर्मली आर्टरीज में शुद्ध होता है, बट एक जगह पर ऐसा है जहां पर शुद्ध नहीं होता। वो कौन से होते हैं, लंग्स की बात होती है, लंग्स की, ठीक है? आर्टरी की अच्छी परिभाषा क्या है, आर्टरी और वेन्स की परिभाषा आपको अच्छी जाननी है। तो आर्टरी वो है, आर्टरी वो है जो अवे लेकर जाती है, अवे, ठीक है, फ्रॉम हार्ट, यानी ब्लड को, खून को हृदय से दूर लेकर जाए। और वेन्स क्या है, वेन्स जो वापिस हार्ट की ओर लाती है, ठीक है? हार्ट की ओर वापस लाती है, उनको हम वेन्स बोलते हैं। आर्टरी और वेन्स ये दो शब्द हो गए। अब हम बात करते हैं आर्टरी और वेन की, ए और वी, ठीक है? आर्टरी और वेन की दो बात करते सर। आर्टरी होगी, अब देखो हार्ट से दूर लेकर जाते हैं शरीर में, हार्ट से फोर्थ वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल जिससे बात करते हैं, वहां से खून हमारा हार्ट में जाता, हार्ट से शरीर में जाता है तो शुद्ध खून होता है। परंतु जब लंग्स में जाना होता है, ठीक है, हार्ट को अगर हम बनाए, हार्ट को अगर इस तरीके से मैं बनाने की कोशिश करूं, ये 4 चैम्बर एक तरह से है ना, बस सिंपली बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 3 4, ये राइट साइड है इसकी, ये लेफ्ट साइड है। ऊपर एट्रियम होते हैं, ऊपर एट्रियम होते हैं, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है? नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, 2 नंबर। तो खून जो होता है पूरे शरीर का कहां पर आता होता है, सीधा 1 नंबर में आता होता है, किससे, वेना कावा से आता होता है, वेना कावा से। ओके, एक में आया, 1 से 2 में जाएगा तो किस से जाएगा सर, पहले 1 और 2 ट्राई कस्पिड होते हैं, ट्राई कस्पिड, 1 और 2 3 ट्राई कस्पिड बोल।
ट्राइकस्पिड से 1 से 2 में गया, राइट वेंट्रिकल के पास जब खून जाएगा तो राइट वेंट्रिकल से किधर जाएगा सर, लंग्स में जाएगा। लंग्स में खून गया, किसके थ्रू, अवे जा रहा है, तो अवे जा रहा है, लंग्स का रूट वर्ड है पल्मनरी, और अवे जा रहा है तो आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी में अवे खून जा रहा है, मतलब CO2 खून है उसके अंदर, ठीक है। फिर लंग्स से घूम करके वापस खून आता है 3 नंबर में, 3 नंबर में खून वापस आ रहा है, मतलब ये कोई वेन होगी, बट ये वेन आई किधर से है, लंग्स से, लंग्स के लिए रूट वर्ड पल्मनरी, पल्मनरी वेन, ठीक है, खून हार्ट में वापस डाल देती है। ओके, तो 3 में आया, 3 से फिर सीधा खून जो है 4 में जाता है, यानी 3 4, 1 और 2 3 हो गए ट्राइकस्पिड, दूसरी साइड में जाए तो बाइकस्पिड, दूसरी साइड बाई डबल बाइकस्पिड, या बाइकस्पिड की जगह मिट्रल वॉल, मिट्रल वॉल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। 3 से 4, अब जो है 4 से कहा जाएगा पूरे शरीर में जाता होता है ओरोटा के थ्रू, ओरोटा के थ्रू, और 100 और घूम करके फिर से 1 में आ जाता है। ऐसे ही तो ब्लड हमारा फ्लो करता था पूरे शरीर में। तो यहां पर देखो कौन से शरीर में, पूरे शरीर में आर्टरीज प्योर खून रखती है, बस एक ही है जो लंग्स में भेजते हैं, जब अवे जाता है तब वो पल्मनरी के थ्रू जाता है, पल्मनरी आर्टरी में इनप्योर ब्लड रहता है और पल्मनरी वेन में प्योर ब्लड रहता है, ऑक्सीजन और CO2 के हिसाब से हम वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर रखा हुआ है कि कौन सी आर्टरी है, केवल एक पल्मनरी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीनेटेड बोले तो CO2 जिसमें ज्यादा है, ठीक है, और O2 का लेवल कम है, ऐसा। एब्डोमिनल ओरोटा है, मतलब पेट में आर्टरी जा रही है, मतलब प्योर ब्लड लेके जा रही है पेट की तरफ। रीनल आर्टरी, किडनी के अंदर आर्टरी जा रही है, अवे जा रही है, अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब शुद्ध खून, शुद्ध खून का मतलब है कि O2 वाला खून है उसमें, परंतु उसमें टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है, टॉक्सिन है, टॉक्सिन के रूप में यूरिया कंपाउंड ज्यादा है सर, यूरिया, तभी तो किडनी में जा रहा है, और किडनी में यूरिया को हमें मिक्स कर देंगे, पानी में मिला करके छान देंगे, और वो यूरिन कहलाएगा, फिर हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी में, ठीक है। यूरिया लीवर में बनी और वहां से जो है ये यूरिन के रूप में बाहर निकल जाए। रीनल आर्टरी के अंदर जो खून जा रहा है वो वैसे तो यूरिया कंटेन कर रहा है ज्यादा, पर शरीर में अगर ऑक्सीजन के हिसाब से देखें तो ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। हेपेटिक आर्टरी की बात करें, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक लीवर में जाती है, लीवर में खून देते थे, लीवर में सर 20% खून जो है हार्ट से शुद्ध खून जाता था, वो ये हिपैटिक आर्टरी देती होती है। लीवर के ऊपर बात करते हैं डॉक्टर प्रतिभा मैम, लीवर, लीवर की बात करें तो लीवर जो होता है हमारे स्टमक के जस्ट पास में होता है, दूसरी साइड में, स्टमक से ड्यूडिनम आदि निकल जाती है और इस प्रकार से छोटी आंत बन गई, ठीक है, आगे लार्ज इंटेस्टाइन बन जाती है, इस प्रकार से जाती जाती है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन बन करके पास आउट हो जाती है। तो यहां पर प्रतिभा मैम आपको समझना है जरूर। तो लीवर जो होता है इस प्रकार से बाइलोब्ड होता है, ठीक है, बाइलोब्ड, डबल लोब होते हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। इस लीवर के अंदर क्या बन रहा है सर, इस लीवर में बाइल बन रहा है, बाइल, बाइल, बाइल बोले तो पित्त बनता होता है, ठीक है। ये पित्त वात पित्त कफ वाला पित्त नहीं है, बस इसका नाम ही हिंदी में पित्त है, हालांकि उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, बाइल बना, ये बाइल आता है सीधा का सीधा ड्यूडिनम के अंदर प्रवेश करेगा, किसके सहायता से सर, पेनक्रियास ग्लैंड के साथ मिलकर के, पेनक्रियास, आंत को गायब करता हूं मैं यहां पर आपको दिखाने के लिए, ठीक है, पेनक्रियास के साथ में मिलकर के आता होता है। पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक डक्ट आती होती है, लीवर से लीवर वाली डक्ट आई, तो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट मिलकर के छोटी आंत में, कहां पर, एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर नामक जगह पर एंटर कर देती है, अपना जूस डाल देती है, यानी लीवर वाला जूस भी डल गया साथ में पेनक्रियास वाला जूस भी डल गया, तो खाना अपना पचता है, कहां पर डला, ड्यूडिनम में, डी भाग में, ड्यूडिनम भाग में, ठीक है। फिर जेजुनम होता है और फिर इलियम होता है, छोटी आंत के 3 पार्ट होता है, DJI। ओके, अब लीवर से सर जो जूस आया वो सारा का सारा इसमें चला गया। अब लीवर को वापस भी चाहिए, लीवर को वापस क्या चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट आपको बताया हुआ है, सारे अब्सॉर्ब करते ही भोजन कौन सेव करता है, सारे सबसे पहले लीवर स्टोर करता था। अब लीवर को देखो एक आंत से दूसरे खून में, दूसरे अंग को खून मिल रहा है, हार्ट के पास जाकर के खून मिलना चाहिए था, तो अब इनसे जो ब्लड था आंतों में, उनमें से ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, उस ब्लड में CO2 बढ़ गई, परंतु उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है। इसमें ये एक वेन है जो कहां लेके जा रही है सर, जो लीवर को खून दे रही है, जिसमें अशुद्ध खून है, अशुद्ध, अशुद्ध किस बेस पर कह रहा हूं, O2 कम है, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, बस उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है, न्यूट्रिएंट ज्यादा है। और शरीर में जब भी ऐसा होता है कि एक अंग से बिना हार्ट के खून जब मिलता है दूसरे अंग को, एक अंग से दूसरे अंग को खून मिलता है, जब हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उस सिस्टम को हम पोर्टल नाम देते थे, पोर्टल, कि पोर्ट कर दिया, उठा लिया ऐसे कैसे, पोर्टल। और ये क्योंकि एक वेन है तो क्या है, पोर्टल वेन। लीवर को सबसे ज्यादा खून सप्लाई पोर्टल वेन के थ्रू होती है, लगभग 80% खून पोर्टल वेन से मिल रहा है, और ये सारा खून डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन कम है इसमें। परंतु हार्ट को सर, अंग, किसी भी अंग को काम करना है तो उसको ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, तो ऑक्सीजन देने के लिए कौन आता है, हार्ट, हार्ट के पास से फिर वेन आती है या आर्टरी आएगी लीवर के पास में, लीवर के पास में बताओ कौन आ रहा है, एक तो वेन ने खून दे दिया,
ठीक है, जिसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा थी, तो अब लीवर ने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन सब रख लिया अपने पास में, विटामिन आदि सब रख लिए, जो रखने थे बाकी वो खून में मिला करके अंगों तक पहुंचा देगा। ठीक है, ऐसे ही करेगा। तो सीपीएफ आ गई। अब जो है हार्ट लीवर के पास में अपना O2 कम थी, वो खून गया, बट न्यूट्रिएंट ज्यादा थे, न्यूट्रिएंट्स के रूप में तो सही काम था। O2 कम गई तो लीवर काम तो नहीं करेगा, काम करवाने के लिए अब हार्ट का अलग से सिस्टम जुड़ा हुआ है, उसका नाम है लीवर वाली आर्टरी। लीवर का रूट वर्ड है हिपैटिक और आर्टरी है तो आर्टरी। ये कितना 20% ही खून देती होती है O2 वाला, केवल ऑक्सीजन के रूप में। ठीक है, खून दे दिया, 80% इधर से आ गया, तो खून आ गया। अब यहां से खून सीधा का सीधा लीवर के पास में खून है, ये खून वापिस सारा का सारा जो है हार्ट की तरफ जाना चाहिए। अब हार्ट में जा रहा है तो इसका नाम क्या होगा, वेन होगा, क्योंकि वापिस आ रहा है हार्ट की तरफ। और ये कैसा है सर, हिपैटिक वेन है, हिपैटिक वेन लीवर की वेन है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। ओके, अगर अभी भी नहीं समझ में आई प्लीज आप लीवर को जाके पढ़िएगा प्रतिभा जी, तब ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे कुछ नहीं समझ में आता आपको। ठीक है, क्वेश्चन मात्र से सारी चीजें नहीं समझ में आएगी आपको। ओके, नहीं तो शिकायतें रहेंगी सर इसको अच्छे से डिस्कस नहीं किया आपने, ये वो। तो एक बार प्लीज वहां पर जाके पढ़िएगा सिस्टमेटिकली, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। ओके, आशा करता हूं क्लियर हुई होगी। आगे बात करते हैं, वापिस आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पूछा गया था, हमने इसके कारण अन्य चर्चा भी कर लिया इसी बेस पर। अगला प्रश्न, सागर नवरंग साहब प्रश्न देखिए, शेफाली शर्मा मैम, जे इमरानी मैम, पहले प्रश्न देखिए, फिर बाद में कहिएगा कि मुझे समझ में आया या नहीं आया, नहीं तो आप पहले ही बोल देते मुझे समझ में नहीं आया। जे इमरानी, वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन, वॉलेंट्री बोले तो ऐच्छिक पेशियां, ऐच्छिक। ठीक है, कहां पाई जाती होती है ऐच्छिक, आपके जो कंट्रोल में है वो पेशियां कहां मिलेंगी। ठीक है, आपके कंट्रोल में, आपकी इच्छा में जो, वो सर जीभ मेरी, मैं मेरी इच्छा से लाता हूं, ए तो उत्तर होना ही चाहिए, ए जहां नहीं है वो उत्तर नहीं होगा। ओके, एलिमिनेट, एलिमिनेट करते जाओ। ठीक है, डर्मिस, डर्मिस होती है स्किन की ऊपरी लेयर, मसल के फाइबर होते हैं स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर। जब हम चल रहे हैं कहीं, हमारा हाथ टच हो गया, सपोज करो एक पेड़ की टहनी से बहुत अच्छे हाथ टच हो गया, तो वहां पर जख्म बन जाएगा, तो आपकी मसल नहीं टूटी है, वो मसल टूटेगी तो आप चल नहीं पाएंगे बिल्कुल ही ना, तो वो स्किन रब हो जाती है ऊपर वाली, डर्मिस ऊपर वाली लेयर। तो इसमें भी सर हमारा क्या नहीं होता, मसल्स नहीं होती है, कोई मसल होती नहीं, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों ही नहीं है डर्मिस में। तो ई उत्तर नहीं होना चाहिए, ई जहां भी है कट कर दो। ओके डन। अब बच गया बाकी का, यानी कि ए बी सी करोगे आप, ठीक है, या ए बी डी करोगे। ठीक है, ये उत्तर हो गया चारों में से। फेरिंग्स जो होता है उससे आप क्या करते हैं, भोजन गटकते हैं, जहां पर सूत्र नीति पहुंचाते थे, भोजन गटकना इसका काम है, भोजन गटकते हैं। ठीक है, गटकना, ठीक है, अंदर लेकर के जाना। ओके, निगलना जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, अंदर लेकर जाना। अब जो है ए और डी उत्तर होना ही चाहिए, ए डी जहां नहीं है, ए डी दोनों में है। दूसरा सर आप बताओ, ईसोफेगस होता है, सबसे पहले क्या होता है, माउथ होता है, माउथ के बाद में उसमें ही टंग होती है, जीभ होती है, माउथ के अंदर ही टंग होती है, वहीं पर टीथ होते हैं आपके, टीथ भी आपके इच्छा से काम करते हैं, हालांकि वो मसल्स नहीं है, टीथ, टीथ मसल नहीं है। ठीक है, ओके, टीथ आपकी मसल नहीं है तो आपसे हिलते भी नहीं है सर, बट वो आगे पीछे चबाना आपके कंट्रोल में होता है, वहां पर मांसपेशियां वॉलंटरी है। फिर आगे जाते हैं आप, क्या आता है, फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजो, ओरो और लैरिंगो। फेरिंग्स आया, ठीक है, फेरिंग्स, फेरिंग्स के जस्ट आगे आपका ईसोफेगस स्टार्ट होता है, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस की स्टार्टिंग आपकी कंट्रोल में होगी या पीछे वाला, सर पेट की तरफ से तो कंट्रोल में नहीं होगा, स्टार्टिंग मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, यानी बिगिनिंग ऑफ ईसोफेगस, बिगिनिंग, स्टार्टिंग जो है वो मेरे कंट्रोल में होगा, वॉलेंट्री। ठीक है, ओके, ए बी और डी, ये उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट हो जाएगा। प्रश्न समझ में आया क्या सर, ट्रिक की क्वेश्चन बन जाता है, एक एक मसला आप याद नहीं कर सकते कि कौन सी वॉलेंट्री है कौन सी नहीं, बस अपना कॉमन सेंस का यूज करके ही आप बता पाओगे ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। ईसोफेगस का देखो इन्होंने ट्रिक ही पूछा है, बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ ईसोफेगस का नाम क्या है सर, फेरिंग्स ही तो है, शुरुआत ईसोफेगस की क्या नाम है, कि आपके कंट्रोल में है एज पर क्वेश्चन। वैसे आप ईसोफेगस को कभी मूव नहीं करते हैं, परंतु फिर भी गले को ऊपर नीचे करें आप, हल्का फुल्का लेफ्ट राइट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल में, वहां से आप है ना उंगली डालोगे अगर, तो आपकी उल्टी आ जाएगी। ठीक है, वापस निकल जाता है भोजन, एक्चुअल में कंट्रोल में नहीं है कि ईसोफेगस को आप सिकोड़े या टाइट करें या एक्सपेंड करें, ऐसा कंट्रोल नहीं है, बट एज पर क्वेश्चन जो आपकी डिमांड है, स्टार्टिंग ऑफ ईसोफेगस बोले तो आपका फेरिंग्स पार्ट, उसी को ही कहा जा रहा है ये अलग वर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार हमारा राइट उत्तर होगा ये। वैसे आप एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते कभी भी ईसोफेगस को, ना ही शुरुआती पार्ट को ना ही लास्ट वाले पार्ट को, इवन की फेरिंग्स को भी नहीं कर पाते हम तो, पर वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमारे कंट्रोल में है, एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन को देख करके उत्तर बना है हमारा।
क्लियर है डॉक्टर नम्रता शाह मैम? आपको तो समझ में आ रही होगी बातें। आगे चलता हूं, नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा प्रश्न आपके सामने, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं सीक्वेंस रखता हूं। सबसे पहले माउथ की बात करते हैं। माउथ, माउथ के अंदर क्या होते हैं सर? टीथ होते हैं, टीथ, ठीक है। और क्या होते हैं? प्लस में टंग होती है, चीक्स आती होती है, गाले, लिप्स आते होते हैं जिससे भोजन हमारा बाहर नहीं गिरता, वो बंद हो जाते होते हैं। ये सारे माउथ के फंक्शन है। सलाइवा भी इसी में बनता होता है, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा, ठीक है। माउथ के बाद में क्या आता है दूसरे नंबर पर? फेरिंग्स आता है। लैरिंग्स तो नहीं आएगा इसमें, लैरिंग्स सर रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रकार है। फेरिंग्स से आगे ईसोफेगस आया। ईसोफेगस के बाद में सर स्टमक आता है सीधा। स्टमक के बाद में छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, एसआई। फिर छोटी इंटेस्टाइन की कितने प्रकार है? डीजेआई, डीजेआई, डीजे सुना होगा, ठीक है, डीजे आई, डोडिनम, जेजुनम, इलियम, ऐसे। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में क्या आता है? 5। छठे नंबर पर क्या आता है सर? एल आई, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं डॉक्टर जैन इब्रानी मैम? स्क्रीन पर मैंने लिखा नहीं है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट उसका नाम क्या होता है ये बताइए सर। लार्ज इंटेस्टाइन के फिर पार्ट होते हैं, पहले पार्ट को क्या बोलते हैं? सीकम, SEACUM, सीकम। सीकम से जस्ट जुड़ा होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। उसके आगे कुछ सीक्वेंस में नहीं है, वो साइड में लटका रहता है। सीकम के बाद में सर ऊपर चढ़ती हुई आंत, असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, कोलन बड़ा पार्ट हो जाता है, कोलन बोलते हैं। फिर ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। फिर डिसेंडिंग, नीचे आती हुई कोलन। फिर सिग्मोइड कोलन, थोड़ा सा मुड़ा हुआ सिग्मोइड पार्ट। फिर सिग्मोइड के नीचे रेक्टम बोलते हैं, जहां पर मल रुकेगा। 24/7 आप फ्रेश नहीं हो सकते, जबकि स्टूल आपका फॉर्म में हो रहा है, 24/7 फॉर्म हो रहा है, ठीक है, बट निकाल नहीं सकते, तो मल का आशय, मल का स्थान रेक्टम बोलते हैं। फिर एनल, कैनाल और लास्ट में एनस, ठीक है, स्पिंक्टर जो होता है। इस प्रकार से हमारा सिस्टम बना रहता है शरीर में। लीवर कहां गया? लीवर सर आपका हेल्पिंग ऑर्गन है। लीवर जो है हेल्प करता है, आपकी हेल्पिंग ऑर्गन है, ठीक है। पेनक्रियाज भी हेल्पिंग ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये बाकी के हेल्पिंग ऑर्गन है, ठीक है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किसकी बढ़ी हुई भाग है? सीकम का बढ़ा हुआ भाग है, सीकम, ठीक है। सीकम कहां पर आ गया? ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट हो जाएगा। क्लियर है? सीकम का बढ़ा हुआ हिस्सा होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये एक ऐसा अंग है जिसकी सर शरीर में आवश्यकता नहीं है, इसमें धीरे धीरे सर वेस्टेज, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं इसको, वेस्टिजियल, वेस्टिजियल, ठीक है, जिसका कोई कहते काम नहीं है, ठीक है, इसको काट करके निकालते हैं। ये जब ज्यादा बढ़ जाता है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये जब ज्यादा बढ़ जाता है तो ये पेनफुल हो जाता है, और पेनफुल होने के कारण सर ये क्या हो जाता है? पेन करता, तो हम ये बोलते हैं अपेंडिक्स का दर्द हो गया, तो उसको फिर काट करके डॉक्टर आदि ऑपरेट करके निकालता होता है अपेंडिक्स का दर्द, ठीक है, बढ़ जाता होता है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये शरीर में किस साइड होगा? लेफ्ट में या राइट में? ठीक है, डाउन साइड में होगा सर। डाउन साइड में क्या होगा? राइट डाउन साइड, ठीक है, राइट में डाउन साइड होगा, पेल्विक रीजन के आसपास होगा। आई थिंक क्लियर होंगे आप, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पता है तो क्लियर होगी, नहीं तो नहीं पता होगा, ठीक है। शरीर में थोड़ा सा अंगों की सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए बॉडी में। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सीकम, सीकम आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये बातें क्लियर होंगी, समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन केंद्र, सांस आएगा जाएगा, कौन रेगुलेट करता है? एक तो मेडुला ओब्लांगेटा आपको बताया हुआ है, मेडुला ओब्लांगाटा ये बताया हुआ है। ये इसमें सारे सेंटर है, कौन कौन से सेंटर है? सारे सारे। रेस्पिरेटरी सेंटर इसके पास है, रेस्पिरेटरी। आपका कार्डियक साइकिल, हार्ट कितना धड़केगा, तेज धड़केगा, स्लो धड़केगा या धड़केगा ही नहीं, सब इसके पास में। स्नीजिंग, छींक आएगी या नहीं आएगी या कितनी आएगी एक बार में, सब इसके पास स्नीजिंग, ठीक है। कफिंग, खांसना इसके पास में है। हिक्कप, हिचकी आना इसके पास में, सब इसके पास है सर, ठीक है। यानी ये आपको रेगुलेट करवाएगा। अगर आपको हिचकी आ रही है तो कहीं ना कहीं मेडुला में, या स्नीजिंग वगैरह आती है तो कहीं ना कहीं बच्चों को पहले क्या करते थे, थोड़ा सा थपकी देते थे पीछे गर्दन के आसपास, जो है हल्की हल्की थपकी देते थे, कुछ भी होता था, ठीक है। तो मेडुला ओब्लांगेटा वहां पर है सर। अब रेस्पिरेटरी सेंटर पूछा हमसे, तो कहां पर हुआ? मेडुला में। बी तो उत्तर होगा ही होगा, बी जहां नहीं है वो कट कर दो, एलिमिनेट कर देते, बी जहां नहीं है वो एलिमिनेट करते हैं। यहां नहीं होगा और ये नहीं होगा, ओके, 2 उत्तर बच गए। अब यानी कि या तो ए, बी या डी, इनमें से सेरिबेलम तो कैंसिल ही होगा, एलिमिनेट ही हो गया सर सेरिबेलम। अब मिड ब्रेन में तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं होता, ब्रेन सांस रिलेटेड कुछ होता ही नहीं है, ये डी वैसी हो गया। पोन्स वेरोलाई जो होता है वहां पर 2 सेंटर होते हैं,
एक न्यूमोटैक्सिक होता है, न्यूमोटैक्सिक, एक एपन्यूस्टिक, एप NEUSTIC, न्यूस्टिक। ठीक है, ये दो सेंटर होते हैं। ये दोनों सेंटर क्या करते हैं, एक तो इसमें ए से एडिशन करता होता है, एक न्यूमोटैक्सिक नेगेटिव मतलब कम करता है, सांस को निकालता है। एक सेंटर ऐसा है, ठीक है, जहां से न्यूरॉन्स आते हैं हमारे लंग्स पर, छाती पर, और वो क्या करते हैं, सांस को लेने में मदद करवाते होते हैं। मेडुला पर गए, यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों गए। इनमें से मेडुला का काम क्या है कि सांस को लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना। ठीक है, एपन्यूस्टिक सेंटर तब काम करता है जब हम भस्त्रिका करते हैं, भस्त्रिका, जब हमें कहा जाएगा सांस को धक्के से ज्यादा लो, तो ज्यादा लेना है तो एपन्यूस्टिक सेंटर एक्टिवेट होगा, वो अंदर सांस लेने देगा और लेता जाएगा, लेता जाएगा, लेता जाएगा, लेता जाएगा, लेता जाएगा। और अगर यही एक्टिवेट रहा कंटिन्यूअसली तो लंग्स जो है हमारे फट सकते हैं, कंटिन्यूअसली लेने से फट सकते हैं लंग्स, पूरा पूरा ब्लास्ट हो जाएंगे। तो उसी टाइम तुरंत जो है कुछ ही माइक्रो सेकंड्स के बाद में न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट होता है, वो अब सांस को निकलवाने में मदद करता है, वापस निकलवाएगा लंग्स से, वापस निकलवाएगा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा पर जाएगा, मेडुला से फिर रेस्पिरेशन, तो लंग्स पर जो अपनी इंटरकोस्टल मसल्स है वहां पर काम करेगा न्यूरॉन, और वहां पर उनको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बोलेगा, मतलब दबेगी वो, जैसे ही दबेंगी तो सांस हमारा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी सर अगर कंटिन्यूअसली अगर करता गया तो लंग्स हमारे बिल्कुल चिपक जाएंगे, जैसे एक लिफाफे के अंदर से आप पूरी हवा निकाल दो तो दोनों लेयर्स होती है चिपक जाती होती है, ऐसे होता है ना, एक पॉलीथीन बैग है उसके अंदर से एयर सारी निकाल दो तो वो बिल्कुल एक लाइन में चिपक जाएंगे। ठीक है, तो न्यूमोटैक्सी अगर ज्यादा एक्टिवेट रहा तो वो पूरा का पूरा हमारा चिपक जाएगा सिस्टम, तो रेजिडुअल वॉल्यूम भी नहीं रहेगी और लंग्स में कभी एयर आई नहीं जाएगी, हम मर जाएंगे। तो इसलिए जैसे न्यूमोटैक्सिक ओवर होने लगता है, रेजिडुअल वॉल्यूम के करीब पहुंचता है, तो एपन्यूस्टिक सेंटर फिर से एक्टिवेट हो जाता है, फिर से सांस अंदर आता है, अंदर बाहर ऐसे श्वास प्रश्वास आना जाना लगा रहता है, जपा एजपा मंत्र चलता रहता है, जप एजप। ठीक है, जिसको आप एजपा गायत्री बोलते हैं, वो चलता ही रहता है। तो ए हो गया आपका पोन्स वेरोलाई और मेडुला, ये दोनों आपके उत्तर होंगे, मतलब ऑप्शन जो है आपका क्या हो रहा है, ए और बी, ये राइट उत्तर हो रहा है। आई थिंक आई एम क्लियर, वेरी क्लियर। थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का सा ब्रेन के पार्ट को। तो देखो नीचे नीचे क्या होते हैं, मेडुला, मेडुला के ऊपर पोन्स, पोन्स के ऊपर क्या होता है सर, मिड ब्रेन, जिसको मेसेनोएन्सेफेलन बोल देते होते हैं। ऊपर क्या है, सेरिब्रम, पीछे क्या है, सेरिबेलम, ये मैंने पहले पार्ट बना के दिखा दिया। अब इसमें पोन्स है, पोन्स के बीच में देखो ये दो सेंटर है, यहां पर आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। ठीक है, ये दो सेंटर है, एक न्यूमोटैक्सिक है सेंटर, न्यूमोटैक्सिक पोन्स के अंदर माइनस वाला, एक एपन्यूस्टिक सेंटर है एडिशन वाला, ऐड करता है। ये दोनों के दोनों हमारे मेडुला के पास जाते हैं, मेडुला को आदेश देते कभी प्लस वाला सांस अंदर लेने के लिए, कभी नेगेटिव वाला सांस को ज्यादा बाहर निकालने के लिए। ठीक है, ऐसे काम करते होते हैं दोनों के दोनों। ओके, तो ये यहां पर अच्छे से दिख रहा होगा आपको इस पिक्चर में कि आपका पोन्स है, ये ऊपर वाला पोन्स, पोन्स में दो सेंटर हुए, न्यूमोटैक्सिक ये नेगेटिव है निकालने के लिए, एपन्यूस्टिक पॉजिटिव एडिशन के लिए, सांस ज्यादा जोड़ने के लिए। ठीक है, फिर ये दोनों के दोनों न्यूरॉन्स होते हैं सांस के अंदर वाले और बाहर वाले सेंटर पर, कि मेडुला के पास जाते हैं, मेडुला के पास, मेडुला में आपका इंस्पायर या एक्सपायर करना। ठीक है, वो सेंटर है कि आपको सांस लेना है या छोड़ना है, लेना है या छोड़ना है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, सोमाली सैन मैम, ओके सर। तो ये अपने सेंटर होते हैं सर, इस प्रकार से काम करते हैं, यानी पोन्स में और मेडुला में दोनों के पास में अपना सांस कितना आएगा कितना नहीं वो दोनों कंट्रोल करते हैं। एज पर ऑप्शन ये हमारा राइट उत्तर होगा, ए और बी, एज पर ऑप्शन। ध्यान देना, ऑप्शन अगर बदल गया तो उत्तर फिर बदल सकता है, आपका उत्तर फिर बदल सकता है, आपका बदल सकता है। ओके, जैसे आपको एक बात की जाए कि इनमें से कौन सी ग्लैंड है, ग्लैंड एंडोक्राइन, ठीक है, जो आपके सांस से रेस्पिरेशन से संबंधित है। प्रश्न दिया गया रेस्पिरेशन या कार्डियक से संबंधित है, कार्डियक। ठीक है, आपको उत्तर दिया गया, जैसे एक दे दिया लीवर, एक आपको स्लाइवरी ग्लैंड दे दिया, स्लाइवरी। ठीक है, एक आपको पेनक्रियास दे दिया, पेनक्रियास, और एक आपको क्या दे दिया साथ में, एड्रिनलिन, एड्रिनल, एड्रिनल। अब बताओ कौन सी ग्लैंड है जो आपकी रेस्पिरेशन या कार्डियक से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, एज पर ऑप्शन आपको चूज करना है, 1 2 3 4, उत्तर चूज करो, कौन सी होगी सर, जैन इब्रानी मैम। डेफिनेटली सर एड्रिनल, यही हमें डराती है या भगाती है या हमें लड़वाती है। तो तीनों चीजों में हमारा सांस हमारे अंदर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हार्ट की बीट चाहिए, एचबी है ना, हार्ट बीट जो है ज्यादा चाहिए, तो उस रूप में एड्रिनल हो गया। एज पर ऑप्शन हमारे उत्तर बदलते हैं, इसलिए रुचि मिश्रा मैम, तो कभी कभी ये कहा जाता है कि जी ईसोफेगस का स्टार्टिंग पार्ट हमारा कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ। ऑप्शन नहीं होगा वैसा तो फिर हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। ऑप्शन कैसा है आपके सामने वैसा आपको बिहेव करना है, ठीक है, वैसा बिहेव करना है। ओके,